कनाडा के शहर मार्कम में मस्जिद के अहाते में गाड़ी से नमाजी को कुचलने की कोशिश की गई। 28 साल के मुलजिम शैरन कैरोनकेन को टोरंटो से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम पर नफरत अंगेज जुर्म का इल्ज़ाम आयद किया गया है। कनाडा की वफाकी और सूबाई हुकूमत ने वाक़े की मजम्मत की है। ये बताइएगा कि वो मर्डर किस वजह से हुआ? देखिए, उनका मर्डर उनके ड्राइवर ने किया था। जो तू-तू मैं-मैं उनकी आपस में एक हुई थी, लेकिन वो तू-तू मैं-मैं फिर ये कि आगे जाके वो फिर रिलीजन पे बात ले गया ड्राइवर, कि भाई एक कैसे सुना रहा है एक हिंदू मेरे को, जबकि वो 7 साल से था, ये भी नहीं था कोई नया-नया ड्राइवर हो। एक मतलब है ना, हम्म। बॉन्ड होता है ना एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर का, कि 7 साल से काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, और आप इस और फिर उस दिन होली भी थी, तो होली वाले दिन ही मर्डर हुआ। कहाँ पे हुआ ये तो घटना? हैदराबाद। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप जीडीपी देखें, करीब करीब डबल हो गया। पहले हम सब ने देखा जो यूरोप है, यूरोप का माहौल में अल्ट्रा राइट माइंडसेट जो है वो हावी होता चला जा रहा है। हमने फ्रांस के अंदर देखा, हमने अलग अलग जगहों पे देखा। विशेष तौर पर अगर हम चलो रिलीजन विशेष की बात हटा दे, खाली पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तानियों के प्रति वहाँ के लोगों में जो है वो इनकी हरकतों के चलते, पाकिस्तानियों की हरकत के चलते उनका गुस्सा बढ़ता चला गया, इतना बढ़ता चला गया कि वो कहीं ऐसे ही पाकिस्तानी को देख लेते हैं यूरोप में अकेला पाके, जहाँ पुलिस ना हो, तो वहाँ पे उसको मारना पीटना भी चालू कर देते हैं। अब वही जो फार राइट माइंडसेट है, लोग इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाता है कि लोगों के पास हमारे को रास्ता नहीं जाता। वैसा ही कुछ हमको जो है वो कनाडा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अपराध तो अपराध ही होता है, किसी तरीके के किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना अपराध होता है। उसके मामले में देखते हैं वहाँ पे क्या करता है। लेकिन जो पहले कनाडा का स्टैंड रहा है, कुछ भी कोई भी कर दे, फिर उसके बाद ये तो कह देते हैं इंडिया का झंडा जला दे, तो ये लोग तो कहते थे कि नहीं भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखना होगा कि कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है वो बात कनाडा सरकार करती है। 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ और तब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की जो तादाद थी वो कहा जाता था 25 से 30% है, जबकि अब वो बिलो 1% से भी नीचे हो चुकी है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे? आप बड़ी रीजंस क्या समझते हैं और माइनर रीजन क्या समझते हैं? सबसे बड़ी रीजन जो थी कि फाउंडेशन ही गलत था जिसके ऊपर पार्टीशन हुआ है। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए हिंदू मुसलमान किया है, असल तो अंग्रेजों की चाल थी। जो उनको करना था वो करके गए, उसके लिए उन लोगों को जिसका भी इस्तेमाल करना था किया, चाहे जिन्ना का करना हो, चाहे वहाँ उस इंडिया की साइड से उनको नेहरू का करना हो। और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। आजकल तो गांधी archive.com पे तो वो डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन आ गए हैं। यूके के ब्रिटिश गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स आ गए जहाँ पर पूरा उनका प्लान है कि भाई तोड़ के जाना है और ऐसे तोड़ के जाना है। जब तक पार्टीशन की बात भी नहीं हुई थी, पार्टीशन से 20-20 30-30 साल पहले यही बातें चल रही थी ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। बाकी देखें उसके बाद ये कि बांग्लादेश गया, आधी आधी कर लेंगे। 25% भी थी तो आप 13% इधर होगी, 13% उधर है, तो बांग्लादेश गया, आधी माइनॉरिटी तो आपकी वैसे अलग हो गई। ऑब्वियसली आईटी सिस्टम का तो, या अगर आप बिजनेस की बात करें तो आजकल जो बूम पर है जो इंडस्ट्री वो इंडिया की है, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं अगर आप बिजनेस एक आईटी फर्म ओपन करना चाह रहे हैं या ओवरऑल कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं। बिजनेस मूव करने में तो हर्डल्स आती हैं क्योंकि आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान की होती है। बाकी पासपोर्ट के जैसे यूके शिफ्ट होने से पहले अगर कहीं पे भी हम ट्रैवल करते थे, इवन अगर दुबई की भी बात करें, दुबई में भी बहुत जलील करते हैं पाकिस्तानी पे, एयरपोर्ट पे अरब लोग बहुत जलील करते हैं। बाकी तो यूके में कोई ऐसी खास तकलीफ नहीं है क्योंकि यूके में हम लोग सिटीजनशिप लेके फिर शिफ्ट हुए। नहीं, इधर इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मिलना होता तो हम कभी छोड़ के ही नहीं जाते, और हमारे जैसे बाकी भी कभी छोड़ते नहीं है मुल्क। देखिए, जुल्म तो हर जगह ही होता है दुनिया में, ऐसी कोई गारंटी हमें कोई दूसरा मुल्क लिख के नहीं देता कि नहीं होगा। बुरे अनासार हर जगह है। गारंटी होती है कि भाई कभी ना कभी जस्टिस मिल जाएगा, जल्दी मिलेगा, देर से मिलेगा, मिल जाएगा। इधर कोई गारंटी नहीं है। अब हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं जो ओवर द टाइम पिछले 75 सालों में आहिस्ता 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 चले गए हैं। तो अब रिलेटिव की तो बात नहीं है, कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए जहाँ पर हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, अफोर्डेबल चीज़ें होंगी हमारे हिसाब से, उस हिसाब से चले जाएंगे किसी भी। पूरा इंडिया ही अच्छा है। मैं इधर ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता था, और जो जाहिर सी बात है, जब आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम जैसे हम सक्सेसफुल होने लगे तो जिस मार्केट में बैठते हैं तो उसी मार्केट में आगे पीछे दूसरे भी हैं सेम बिजनेस करने वाले, तो उनकी जेलेसी और जेलेसी में फिर थ्रेट्स आना,
थ्रेड्स की वजह से फिर निकल गए हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हमने फिर प्लानिंग, फिर ये कि 4 साल हम लोग जाना नहीं चाहते थे। 4 साल पहले हमारा ऐसा मूड बना, क्यों 4 साल पहले ऐसा हो गया था कि अब है ना रेडिकलाइजेशन शहरों में पहुंच गई है, आम घरों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेसेस में, बिजनेस में पहुंच गई है। अब वो गांव देहात इक्का दुक्का वाला हिसाब किताब रहा नहीं है। मोदी साहब का मुझे पूछूंगा, इस आपके इस वक्त जो 2-4 ऊपर लीडर हैं, खान साहब के बच्चे भी लंदन है, लोगों के बच्चों को कहते हैं कि आए जिहाद करें, ये सियासत नहीं जिहाद है। लोगों के बच्चों को कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप उम्रा हज करने ना जाएं, यहां पीटीआई के लिए काम करें। भाई मरीज को इमरजेंसी रूम में लाया जाता है, सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है, ब्लीडिंग के बाद उसके दर्द की दवा की जाती है। लेकिन आपकी ब्लीडिंग 76 साल से जारी है, आपके मुल्क के 2 टुकड़े हो चुके हैं और दूसरों के हालात भी जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन आपकी ब्लीडिंग रुक नहीं पा रही। उसकी वजह यह है कि आप सीरियस ही नहीं है। हम ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है उसको इम्प्लीमेंट करें। इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, कंप्लीट फोकस ऑन स्पीड एंड टाइम, गति शक्ति। फिर उनके तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबदू अय्या नस्ताइन के साथ, जलसे का नाम रखते हैं अमर बिल मारूफ, लेकिन बच्चों को लाना पसंद नहीं करते। यहाँ पे दूसरे लीडर इस वक्त आपके कहाँ हैं? आपके मियां साहब लंदन में हैं, मरियम नवाज लंदन जा चुकी है, हमजा शहबाज लंदन है आपके। तो ये आपका और उनका कंपैरिजन नहीं है। मोदी साहब ने एक तो उनमें नेशनलिज्म को उजागर किया, दूसरा वो सिर्फ फोकस करते हैं हिंदू वोट्स पे, आपने देखा होगा। और मैं ये वाकई कहूंगा, एक तो ये मॉडर्न इंडिया की बुनियादें जो रखी थी वो नरसिम्हा राव ने रखी थी और मनमोहन सिंह ने रखी थी इंडिया से, और जो हम सामान देंगे, सर्विस देंगे, वो एक्सपोर्ट होगा। अगर ये चीज हो जाती है तो मेरा अंदाजा है बाय 2030 और 32 और 35 विल एक्सीड चाइनाज एक्सपोर्ट्स। कि अगर 72 कंट्रियों के पास इंडियन पैसा होगा, उस पैसे का कहाँ यूज करेंगे? हमसे गुड्स या सर्विस लेने में। जो हमारी नॉर्मल ट्रेजेक्टरी है तो मुझे $2 ट्रिलियन दिख रहा है 2030-32 तक। बट अगर ये वाला 72 कंट्रियों के साथ हो जाता है, इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं कि खालिस्तानी एक्टिवेट कर दिए गए। आपको इस मुसीबत में से निकाल के कौन बाहर लाएगा? आपके एंटी करप्शन भी करप्शन में इन्वॉल्व है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी भी करप्शन में इन्वॉल्व है। कि हमें मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए। पहले तो ये डुअल नेशनैलिटी का कानून खत्म करें कि जो भी डिसीजन मेकर हो उनकी डबल नेशनैलिटी ना हो, उनके बच्चे बाहर ना हो, और दूसरे जो भी इन ओहदों पे हो उनके नाम ECL पे हो। ये एक्सरसाइज आप 5 साल करें, आपको अपने अंदर से ही मोदी मिल जाएगा। यूरोप में हमने देखा, यूरोप के बाद अब कनाडा में भी जो अल्ट्रा राइट माइंडसेट है वो लोगों के अंदर आ रहा है, बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आ चुका है। आप देखिए यूरोप के अंदर, विशेष तौर पर फ्रांस के अंदर हमने ऐसे मामले देखे जहां पर बाकायदा आपने सब देखा ना, पोस्टरबाजी, वो पोस्टर लगाए जाते थे। अब बात जो बड़ी ये है, जिस तरीके से फ्रांस की सरकार ने तो ये कह दिया था कि भाई जिसको जिसको प्रॉब्लम है वो उधर मत जाओ, मत देखो। हम क्या कर सकते हैं भाई, सबका अपना अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम किसी को बोल तो नहीं सकते। फ्रांस की सरकार ने जैसा है थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा था, क्या कनाडा की सरकार या बाकी सारी सरकारें भी कर पाएंगी? अभी तो संभवतः नहीं कर पाएंगी, लेकिन जैसे जैसे पब्लिक के अंदर ये सेंटीमेंट तेज होता जाएगा ना, पब्लिक के अंदर फार राइट माइंडसेट आता चला जाएगा, जो सरकारें होती हैं, खासतौर पर जो चुनी हुई सरकारें, जो डेमोक्रेटिक सेटअप होते हैं, वहां पर अगर बड़ी पब्लिक को कोई गलत चीज भी पसंद है तो फिर सरकारें वो मानती हैं। जो पब्लिक को पसंद है वही करना, क्योंकि भाई वोट तो पब्लिक का ही लेना है। अब सही है गलत से आप कुछ कर थोड़ी सकते हो, जो पब्लिक को पसंद है वो काम करना पड़ता है। अब उसको चाहे जिस भी तरीके से हम देख लें। अब आप देखो, पहली बात तो कहीं भी किसी के भी धार्मिक स्थलों पर इस तरीके से हमले हों, कुछ भी हो, वो गलत तो है ही, वो बिल्कुल ही गलत भी है और निंदनीय भी है। मगर पाकिस्तान से हम मामले देखते हैं, शायद कोई, हम चर्च के मामले में भी ऐसे देखते हैं, चर्च के बारे में भी आते रहते हैं, चर्च तोड़ दिया, मिशनरीज को पकड़ पकड़ के मारा, क्रिश्चियंस को पकड़ के पीटा। चाहे मंदिरों के तोड़ने की बात हो, सबने देखी है, गुरुद्वारों के तोड़ने की बात हो, सबने देखी। ये सब कोई पाकिस्तान से आने वाले मामले नए तो नहीं है। अभी आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे 7-7, 8-8 साल तक नौकरी पर रखने वाले व्यक्ति भी मर्डर करके निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बहस उनसे कर रहा था, मात्र 10 मिनट की बहस,
5-10 मिनट की बहस के पीछे लोग जो है वो 7-8 साल की वफादारी सब भूल जाते हैं, किनारे लगा देते हैं और मर्डर कर डालते हैं। ये पाकिस्तान की मेजॉरिटी का सच है जो कि सामने आ रहा है। वहाँ से लोग अगर भागे ना तो क्या करें। और इस पर भी कई लोगों ने डिस्कस अच्छे से किया, नहीं कभी इस बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो वहाँ पे लोग रुक गए पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, वो असल में उसमें बड़ी लोगों की ऐसी संख्या थी जो या तो उतने सशक्त नहीं थे कि वहाँ से जा सकते हो, या फिर उनका सब कुछ व्यापार से लेकर सब कुछ वहीं पर है, तो वहाँ से छोड़ करके आना उनके लिए इतना आसान नहीं है। तो जो असल में आबादी होती है, जो असल में लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं, वो सेकुलरिज्म की नदियाँ बहाते हैं। उनकी वजह से सब सामने वाली पार्टी को बढ़ावा मिल जाता है और बाद में वही जब कोई मामला बिगड़ता है फ्लाइट पकड़ के भाग जाते हैं। जो गरीब आदमी होता है वही पिसता है।